हम देख रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। इन्होंने कहा कि जो रिग्रेशन मॉडल है, अगर ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा डार्क भी कर देते हैं इस तरह से। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है जिसको मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, और कहता ये है कि रिग्रेशन में द मीन स्क्वायर्ड एरर जो उस तरह निकाला जाता है, द रूट मीन स्क्वायर एरर जो हमने पढ़ लिया अभी, जो मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट निकाल के आ सके, ये हमें अभी भी मॉडल की अच्छी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने में, मतलब हम कहें कि हाँ भाई ठीक है इससे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हम आर स्क्वायर का एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इस लाइन में भी लिखा हुआ है मेरा एन जहाँ पर आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड आर स्क्वायर। The R square is equal to R square is equal to 1 minus SSE divided by TSS. ठीक है, where SSE is the sum of squared error, ठीक है, sum of squared error, और SSE is equal to this value, ये वैल्यू जो है SSE के बराबर है। And by definition this is equal to SSE, और सुनिएगा SSE is equal to N into MSE, यानी अगर ये हम फॉर्मूले में मजीद उसको इंट्रोड्यूस करें तो ये इक्वल होता है एस एस सी इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू, अगर n टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन स्क्वायर्ड एरर के इक्वलेंट ये बनता है। तो हम इस पे तो खैर अभी नहीं जा रहे, सिर्फ ये देख लें कि सम ऑफ स्क्वायर एरर एक बात हो गई। तो पहले आर स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज इक्वलेंट टू 1 माइनस एस एस ई डिवाइड बाई टी एस एस, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। और TSE किसको कह रहा है? TSS इज द टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड एंड इक्वल, यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड, यानी जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्ड किया गया है उसको TSS कह रहा है। अब TSS किसके बराबर है? TSS इक्वल टू YI, यानी एक्चुअल जो रिजल्ट है टेस्ट का माइनस जो मीन आप निकालेंगे उससे सब। अब देखिए मीन क्यों कह रहा हूँ, इसमें देखिए बार लगा हुआ है और इसमें कैप लगा हुआ है। कैप में जब हो तो एरर कहलाता है, जब बार हो तो ये एरर नहीं है बल्कि ये वैल्यू है। तो वेयर वाई बार इज अ मीन, इन्होंने बता दिया कि ये मीन है हमारे एक्चुअल डेटा का, बेसिकली ये मीन है। दोबारा पढ़ देता हूँ, द आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस ई डिवाइड बाई टी एस एस। एस एस इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर एंड टोटल स्क्वायर्ड सम इज नॉट एरर, टोटल स्क्वायर्ड सम, ठीक है। और वेयर एस एस सी इन इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, और एस एस सी इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला जो ऊपर अभी इन्होंने दिखा भी दिया था, एस एस सी के मायने क्या है, ठीक है। और आप क्या, इन्होंने कहा कि मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है, उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दे तो एस एस सी आ जाएगा आपके पास। टोटल वैल्यू है, मीन नहीं है ये, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर में अगर हो तो उसमें n से डिवाइड होता है, लेकिन अगर इसको SSE में कन्वर्ट करना है तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो we are using basically here sum of squared error, not mean, right? And total sum of squared, और total sum of squared कितने थे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़मरे में आता है। तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड करके 1 से माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे। जब ये चीज़ आप हासिल करेंगे, आर स्क्वायर जब आप निकालेंगे किसी भी डेटा का, पाइथन आपको कोड से निकलवा के दे देगा, हमें पाइथन में तो कोड लिखना है खाली, इसका सारा फार्मूले से करें या कोड खुद लिख लें। तो जब कोड्स लिखेंगे तो इस आर स्क्वायर का आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान आएगा। ये वो वैल्यू है जो आपको रेंज बताती है कि 0 और 1 से आप ऊपर नहीं जा सकते। नीचे लिखा फॉर रिग्रेशन with the intercept r square is between 0 and 1, and from definition of r square is equal to 1 minus e we can find the interpretation of this one। और बाकी मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले से यानी जो रिजल्ट है उसको बता दूं कि 0 और 1 के दरमियान का मतलब यह है कि अगर ये 1 के टूवर्ड्स है, करीब है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल अच्छा डिज़ाइन हुआ है। गौर सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसने कोई एक्यूरेसी निकाल के नहीं दी आपको, ना ही ये कह रहा है कि ये अच्छा आपका टेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसने ये क्या कहा कि अगर आपका आर स्क्वायर
वन की तरफ है, टूवर्ड्स वन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडल बना हुआ है, सपोज करो लीनियर रिग्रेशन है, लेसो है, रिच है, जो भी मॉडल आपने रिग्रेशन का बनाया हुआ है, अगर ये लीनियर है तो इस पर जो लाइन आपने ड्रॉ की हुई है ये बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हुई है, मॉडल अच्छा डिज़ाइन हुआ है। अगर मॉडल अच्छा डिज़ाइन हुआ है तो इस पर टेस्ट रिजल्ट अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट होगा, ये इसका मतलब होता है। ये आपको किसी तरह से एक्यूरेसी निकाल के नहीं देता। तो कहता ये है कि आपका रिजल्ट जो है यानी आर स्क्वायर का वो एक्सेप्टेबल रेंज जो है वो नॉर्मली कही जाती है वो 0.7 से लेकर 1 के दरमियान है। यानी अगर 0.7 से लेकर 1 के दरमियान आपकी रेंज आती है तो यू कैन एक्सेप्ट योर मॉडल, अदरवाइज फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो करें। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली आर स्क्वायर। तो 4 मेथड हो गए हमारे पास, 4 टूल्स हो गए जिसको हम कहते हैं नॉर्मली यूज 3 करते हैं, जिसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, ये दोनों आपस में एरर की बिहेवियर को बयान कर रहे होते हैं। एंड देन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बताता है मॉडल कितना अच्छा बना हुआ है। और मॉडल अगर अच्छा बना हुआ है तो ये हर टेस्ट डेटा पे बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो आप कहते हैं कि जब आप मॉडल बना लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि इसका आर स्क्वायर कैलकुलेट करो। अगर आर स्क्वायर 0.7 से अबव आ जाता है तो आप कहते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा है। और 2 या 2 से ज़्यादा रिग्रेशन बेस्ड मॉडल को इसी तरह से कंपेयर किया जाता है। और आगे फिर वेरिएंस वगैरह ये तो हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल में आता है। ये जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको समझा दिया गया होगा। तो ये तो अभी हमारे पार्ट में शामिल नहीं है। इस वक्त जो पार्ट में शामिल था वो परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस में ऊपर वाला तो हम निकाल चुके हैं और नीचे वाले की बात हमने कर ली अभी। तो दीज आर द बेसिकली मॉडल प्रोडक्शन। ये परफॉर्मेंस, अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, इसमें क्रॉस वैलिडेशन का वर्ड यूज़ होगा, तो वो मॉडल सिलेक्शन में चला जाएगा। क्रॉस वैलिडेशन जो है जब हम मॉडल सिलेक्शन अभी कर रहे हैं स्प्लिट के मेथड से, वो एक मेथड है क्रॉस वैलिडेशन, लेकिन उसके अलावा 3 मेथड्स और एग्जिस्ट करते हैं क्रॉस वैलिडेशन के। तो वो 3 मेथड्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे भी आस्ते आस्ते। तो यहाँ तक इसको रोकते हैं और उसके बाद जो हमारा अगला अगला टास्क है, जो हमारे 3 टास्क आज थे उसमें से मैंने 2 करा दिए, रैंडम फॉरेस्ट, परफॉर्मेंस में। और लास्ट टास्क जो हमारे पास है वो है KNN। KNN का जो मॉडल है, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि KNN का जो मॉडल है वो आप खुद पढ़ें। अब आप मुझे नहीं पता कि आप खुद पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो आप ही बताएंगे मुझे, मैं कैसे बता सकता हूँ। KNN का मॉडल आप खुद पढ़ें। जी सर, क्या कहते हैं? KNN का मॉडल पढ़ लोगे खुद ही? बहुत आसान है। ये तो देखे ना कि आपके पढ़ने और समझने की सलाहियत भी कितनी है। मतलब ये समझना कि आपने अगर 4-5 मॉडल मशीन लर्निंग में पढ़ लिए हैं तो KNN का मॉडल आपको कितना समझ में आता है। आप वीडियोस हज़ारों सैकड़ों पढ़ी हुई वीडियोस, सैकड़ों जो हैं वो रखे हुए हैं, क्या नाम है, लिटरेचर रखा हुआ है। मैंने भी अपलोड की, मेरा आपको मेरी पिछली क्लासों 2 क्लासों का अपलोडेड है। अगर 2 क्लासों का देखना है उससे देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर है वो, खुदा ना खास्ता स्टूडेंट बिल्कुल कहेंगे सर ने तो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया। ये मैं आपको रीडिंग टास्क दे रहा हूँ, रीडिंग टास्क। आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे लेक्चर देख लें, जो मेरे यूट्यूब पे पहले से रखे हैं वो लेक्चर देख लें। तो के नियरेस्ट इज अ वेरी लेजी एंड ईजी क्लासीफायर। तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो मैं आप अगली क्लास में आपसे पूछूंगा कि आपने इसको पढ़ लिया तो फिर हम SVM की तरफ चले जाएंगे, हमारा एक टास्क निपट जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप लोग जो प्रोजेक्ट का ग्रुप बना रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग शुरू में नहीं थे वो प्रोजेक्ट के बारे में जान जाएं। देखो भाई, ठीक है, तो के नियरेस्ट मैंने आपको एज अ इस वीक में रीडिंग दे दी, रीडिंग टास्क। जो ग्रुप आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो आप वही क्या नाम है स्टूडेंट का ग्रुप बनाएं और साथ मिलकर पढ़ें और 4-5 स्लाइड्स बना लें उसकी और अगली क्लास में प्रेजेंट कर दें कि हमने के नियरेस्ट पढ़ा है सर, समझ आ गया हमें और ये है वो। तो बस 2-2 3-3 मिनट में जल्दी जल्दी बता दें कि ये काम करता है, ताकि आपको बोलना भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी हो जाए, सही बोला है गलत बोला है, तो मैं आपको चांस दूँ ताकि आप भी। दिस इज़ अबाउट द के नियरेस्ट नेबर। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज हो गई, रीडिंग एक्सरसाइज, रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज, जो आप नेक्स्ट वीक में आप परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको बंद करता हूँ और बंद करके फिर
दोबारा से प्रोजेक्ट की फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दोबारा जो स्टूडेंट नहीं थे वो प्रोजेक्ट को जान जाएं कि हम प्रोजेक्ट किस टाइप का करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखो, जो स्टूडेंट शुरू में नहीं आए लॉगिन हुए थे उनके लिए ये इंटीमेशन है कि आज आपको मैं सब बताऊंगा। जब सब बता चुका हूँ फिर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अब मैं भी सब चीज़ें डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट के हवाले से देखिए, ये मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मशीन लर्निंग में जो प्रोजेक्ट्स आपने करना है वो असल में मैं आप पे इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मशीन लर्निंग के ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। इवन कि लोगों ने ऐसे FYPs भी दिए हुए हैं जो ऑनलाइन उनके उनके कोड अवेलेबल हैं, क्योंकि टीचर उस वक्त इतना एक्सप्लोर नहीं करता है और वो आपको इतना हिट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स करने की इजाज़त दे दी जाती है। वरना तो बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट्स अभी भी आपको बता दूँ FYP के, जिसके कोड तक अवेलेबल है इंटरनेट में, जिसमें चेंजेस भी नहीं की जाती। तो मैं कोर्स प्रोजेक्ट में चाहता ये हूँ कि आपसे इनपुट इसलिए कम लूँ कि आप जब गूगल सर्च करते हैं तो वो आप लिखते हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विद पाइथन कोड, इस तरह सर्च करते हैं आप। जब ये सर्च करते हैं तो आपके पास सैकड़ों प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते, कुछ आपको समझ में भी आ रहे होते हैं। आप 11th आवर में स्क्रॉल करते 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 किसी एक पे टिक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे स्टॉक प्रेडिक्शन पे, आप स्टॉक प्रेडिक्शन पे करते हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोड, डेटा, समझाना, एवरीथिंग। अब कहते हैं यार सर को यही दे देते हैं, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर वो प्रोजेक्ट आप उसमें लिखने की भी जहमत नहीं करते। आप उसमें क्या करते हैं कि उसी में डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसको कट पेस्ट करके अपने प्रपोजल में डाल देते हैं, वही चीज़ें ऐड करके आप कहते हैं चलो उसका URL अपने पास सेव कर लिया, एंड ऑफ द वीक जो है वो हम उसको देख लेंगे, क्योंकि कोड तो लिखा हुआ है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो है सिलसिला आजकल चल रहा है और यही चलता रहता है। तो इसलिए मैं आपसे सजेशन लूँगा, खाली आप जो भी प्रोजेक्ट देंगे मैं उसको अच्छी तरह से टर्नेट इन से इसको देखूंगा कि वो प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। फिर अगर आप वही करना चाहते हो तो उसमें चेंजेस लाऊंगा और चेंजेस ला के फिर आपको, वरना आप मेरे वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लें। इसमें थोड़ी सी आपको वेरिएशन नज़र आएगी। मेरे प्रोजेक्ट भी इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, लेकिन जो काम मैं आपसे करवाऊँगा उसमें कुछ काम ऐसा होगा जो आपने करना हो, ठीक है। तो इसलिए ये ये मैं टाइटल जो है वो लिख रहा हूँ, ये बाकायदा उसकी टाइपिंग मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये आसानी से मिलेगा भी नहीं। तो कहता है फेस रिकग्निशन का एक प्रोजेक्ट मैंने भी टाइप किया है। तो कहता है फेस रिकग्निशन इज अ डोमेन ऑफ द पैटर्न रिकग्निशन। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सट्रैक्ट द फेस फीचर इन सच स्मार्ट वे टू गेट गुड क्लासिफिकेशन रेट इंक्लूडिंग प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3-4 चीज़ें मैंने क्या लिखी, पहले शायद ना आ रहा हूँ। Face recognition has two main steps for executing the system: feature extraction and classification. In this project, the feature extraction part will be done by the local binary pattern (LBP), and classification method are open for student. Classification के कई method आप use कर सकते हैं ताकि उसके result compare किए जा सकें। As far as concerned the data set, there are hundreds of the face data set are available. For this project, AR face data set will be used. हम AR data set use करेंगे, जिसका URL मैं आपको दूंगा, मेरे पास मौजूद है, वही data set इस्तेमाल होगा, बाहर का कोई नहीं। This contains 100 subjects for 100 subjects, and each subject contains 26 images. For experiment setting, first 13 will be the used for the training, and the remaining 13 will be used for the testing set. You are allowed to use any pre-processing methods like the PCA, feature scaling, correlation, and cross-validation, etc. Your result, ऐसे लगा देते हैं क्योंकि आप कई रिजल्ट्स निकालेंगे। Your result should be good enough which can be accepted for the research and real market. URL दे देगा आपको, उसमें से आप ड्रग्स प्रेडिक्शन लिख रहा हूँ मैं, भी मल्टी क्लास है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है ड्रग्स, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके भी रिजल्ट्स दूंगा। इसी तरह से आगे सब लिखिए, आज या कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीक, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक, नॉट मोर देन नेक्स्ट वीक, आप उससे पहले पहले अपने प्रपोजल जमा करा देंगे। 3 स्टूडेंट का ग्रुप होगा, 3 से कम कोशिश करें ना बनाए, और 2 अगर बहुत ही रियल केसेस में हो तो मैं उससे पूछें, वरना एक तो कतई मैं नहीं लूँगा। अगर किसी ने आखिर में कहा ना सर मुझे कोई मिला नहीं था, मैं अकेला हूँ, मैं नहीं लूँगा उसका वाइवा, बता दी मैंने। आप 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं और कोशिश करें, और 3 स्टूडेंट्स के नाम मैं प्रपोजल भी मैं आपको दूंगा,
अपलोड करूँगा, उस प्रपोजल में आप लिख के अपनी सारी डिटेल आप मुझे सबमिट कर देंगे। तीनों में से कोई एक आदमी सबमिट करे प्रपोजल, नाम तीनों का हो, कोई एक आदमी सबमिट करे। नेक्स्ट वीक आज के दिन से पहले पहले सबमिट हो जाना चाहिए, वो मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मोस्टली FIP कर रहे हैं तो आप चाहते हैं उसमें से कट पेस्ट कर लें, तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछें ताकि मैं उसमें कुछ चेंजेस करूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़े। जैसे अभी एक साहब ने पूछा था कि हम जो है वो क्या था, वो डीप लर्निंग का कोई पार्ट था, वो हम कर लें, तो क्योंकि हम डीप लर्निंग में भी है नहीं, डीप लर्निंग हिडन जो है वो है काम, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। तो इंशाल्लाह कल तक आपको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप उसको पूछ लीजिएगा। किस पे, व्हाट्सएप पे, आइए अटेंडेंस पे चलते हैं, अटेंडेंस भी कर लेते हैं ताकि हम इससे भी फायदे हो जाएँ। चलिए जी, अच्छा पहले तो मैं उनकी लगा दूं जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फिर हम बात करेंगे उनकी। जी सर, अभी जो सामने पहले उनकी लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो रह जाएंगे उनकी लगा देंगे, जो चले गए हैं। सबसे पहले तो सबसे लास्ट वाले हैं प्रेजेंट, 7471 प्रेजेंट, उसके बाद है 7844 प्रेजेंट, 8161, अब उसके बाद 8161 प्रेजेंट, फिर है 8363 प्रेजेंट, फिर है 8463 प्रेजेंट, फिर है 8494 प्रेजेंट, फिर है 8708 प्रेजेंट, फिर है 8718 प्रेजेंट। चलिए ना, उसके बाद है 8718 के बाद 8728 प्रेजेंट, 8739 प्रेजेंट, 8793 प्रेजेंट, 8788 सॉरी 8793 प्रेजेंट, फिर 8874 प्रेजेंट, फिर 8984 प्रेजेंट, 8984 के बाद 9008 प्रेजेंट, फिर 9024 प्रेजेंट, 9101 प्रेजेंट, फिर 9151 प्रेजेंट। अच्छा जी ना, फिर आगे बढ़ते हैं 9151, फिर 9156 प्रेजेंट, फिर 9202 प्रेजेंट, उसके बाद है 9202 के बाद 9206 प्रेजेंट, फिर 9210 प्रेजेंट, 9213 प्रेजेंट, फिर 9224 प्रेजेंट, 9279 इसके बाद है 9224, 9306 प्रेजेंट, 9316 प्रेजेंट, 9422 प्रेजेंट, फिर 9494 प्रेजेंट, फिर 9495 प्रेजेंट, फिर 9500। ये तो वो हैं जो कि हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब जो लोग नहीं लग सके हैं या बाद में लॉग इन हुए, सिर्फ इसी क्लास में प्रेजेंट के लिए आए हैं, वो बता दीजिए जी। 9165 लगा देंगे भाई, आप बताएंगे तो लगा देंगे। और कोई रह गया हो? 9165 जी सर, और कोई? अब आप चैट पे लिख दें, किसी की रह गई है तो मैं एक दफ़ा 8984 ये लगी हुई तो है बेटा, रिपीटिशन नहीं करो। अच्छा, एब्सेंट वालों को बता रहा हूँ मैं, 7750 सैयद मोहम्मद अली नकवी रजी रिजवी, 7928 अब्दुल रहमान, 7998 साजिद अली, 8661 एब्सेंट है ये सैयद, and then 8922 Abdul Sami, Hassan Zubair 8927, Usman bin Salim 8991,
सकीना इस्लाम 9279, सारा खान 9496 एंड दैट्स इट। ये एब्सेंट। एहसन जुबैर थे, अभी कहाँ चले गए?